Assalamualaikum everyone. The topic of this presentation is an overview of antibiotics. And antibiotics is one of an important class of drugs that is frequently prescribed, and almost तमाम patients में antibiotics जारी होती हैं. And data has shown that if you look closely, then half of these antibiotics are unnecessary. Therefore, appropriate knowledge of antibiotics is necessary, especially for healthcare professionals and pharmacists, especially. These are the learning objectives. So let us start with beta-lactam antibiotics. So beta-lactams जो हैं ये बैक्टीरियल सेल वॉल को टारगेट करते हैं, एंड सेल वॉल में जो पेप्टिडोग्लाइकिन है उसकी क्रॉस लिंकिंग को टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से सेल वॉल जो है वो वीकन होती है और बैक्टीरियल सेल की इंटेग्रिटी जो है वो अफेक्ट होती है, which leads to autolysis and ultimately cell death. बीटा लैक्टम्स के अंदर डिफरेंट जो है वो क्लासेस हैं फर्दर. इसमें पेनिसिलिन्स हैं, सेफेलोस्पोरिन्स हैं, कार्बापेनम्स हैं और मोनोबैक्टम्स हैं. सो बिकॉज जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं दे हैव अ थिकर सेल वॉल, इसलिए ज़्यादा जो अच्छी एक्टिविटी है बीटा लैक्टम्स की वो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट है. इसके अलावा इनकी मल्टीपल इंडिकेशंस हैं. ऑल्दो रेजिस्टेंस की वजह से इनका यूज़ जो है वो काफ़ी लिमिटेड है, लेकिन अभी भी इनको अक्सर नमोनिया में, मेनिंजाइटिस में प्रेफर किया जाता है और फर्स्ट लाइन एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द रिस्क फैक्टर्स. सो नमोनिया में जो है वो इनकी काफ़ी अच्छी चूँकि लंग पेनिट्रेशन है, और कुछ ऐसे पेनिसिलिन्स हैं जो कि अगर मेनिंजीज इन्फ्लेम्ड हैं तो बहुत अच्छा पेनिट्रेट करते हैं. और इसके अलावा सेल्यूलाइटिस में स्पेशली अगर स्ट्रेप्टोकोकस सेल्यूलाइटिस है उसमें जो है पेनिसिलिन्स यूज़ किए जाते हैं. और एंडोकार्डाइटिस में जो है पेनिसिलिन्स जो है स्पेशली अगर MIC का नॉलेज है आपके पास तो प्रेफर किया जाता है कि हम पेनिसिलिन्स को यूज़ करें. ग्राम पॉजिटिव कवरेज इनकी ज़्यादा अच्छी है. इसमें जो है स्ट्रेप नमोनिया है, इसके अलावा स्ट्रेप्टोकॉक्साई है जो कि फर्दर ग्रुप A, B, C और G है, विरिडेंस ग्रुप स्ट्रेप्टोकॉक्साई और एंटेरोकॉकस. ग्राम नेगेटिव जो है वो थोड़ी कम है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव कॉक्साई है जो कि मेनिंजाइटिस कराता है विच इज़ नाइसीरिया मेनिंजाइटिस, उसके अगेंस्ट जो है पेनिसिलिन्स अभी भी यूज़ किए जाते हैं और इनकी अच्छी कवरेज है. एनारोब्स में ज़्यादातर जो अबव द डायाफ्राम वाले एनारोब्स हैं, इसमें क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज भी हैं जो कि सेल्यूलाइटिस करवा रही हैं, परफ्रिंजेंस जैसे, नॉट सी डिफिसाइल. और इसके अलावा सिफिलिस जो है विच इज़ कॉज्ड बाय ट्रेपोनीमा पैलिडम, उसको भी ये कवर करते हैं. तो पेनिसिलिन्स जो है सबसे पहले जब इजाद की गई तो जो इनिशियल पेनिसिलिन्स थी दे वर नेचुरल पेनिसिलिन्स. सबसे पहले जब पेनिसिलिन्स इजाद किए गए तो जो नेचुरल पेनिसिलिन्स थे उनके अंदर जो है वो दो सॉल्ट्स थे, पेनिसिलिन G, इसके अलावा पेनिसिलिन B या K. और बहुत ही जल्द जो है वो इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गई. स्टाफाइलोकोकस ऑरियस जो है स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग एंजाइम व्हिच इज बीटा लैक्टमेज. और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो क्लास है विच इज एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन वो इजाद की गई विच वाज डेवलप्ड टू ओवरकम द पेनिसिलिनेज एंजाइम. और इस क्लास की जो प्रोटोटाइप ड्रग है मेथिसिलिन, जो कि अब सिर्फ लैब में यूज़ की जाती है टू डिफरेंशिएट बिटवीन Staphylococcus aureus, which is sensitive to methicillin and which is resistant. But methicillin उसके अलावा अब मार्केट में आपको नजर नहीं आएगी. It is just used in lab. नेफ्सिलिन, ऑक्सीसिलिन, क्लॉक्सासिलिन एंड डाइक्लॉक्सासिलिन पाकिस्तान में ओवरऑल अब इनका भी यूज़ आपको कम ही नज़र आएगा. मार्केट में भी ये शॉर्ट रहती हैं अक्सर, बट ओवरऑल जो है अगर आप मेथिसिलिन ससेप्टेबल स्टाफ ऑरियस की बात करें तो अभी भी गाइडलाइंस जो हैं वो इन्हीं को रेकमेंड करती हैं, स्पेशली ऑक्सासिलिन को और नेफ्सिलिन को.
आगे जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जो हैं जिसको फर्दर 3 में क्लासिफाई किया गया है, इसमें सेकेंड जनरेशन है विच आर आल्सो द अमाइनो पेनिसिलिन, जिसमें सिंपली उन्होंने एक अमाइनो ग्रुप अटैच कर दिया था विद द बेसिक स्ट्रक्चर टू इनहेंस द ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी। इसमें हमारे पास दो एग्जांपल्स बहुत कॉमनली यूज हो रही हैं, एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन। थर्ड जनरेशन में कार्बेनिसिलिन एंटिकारसिलिन जो कि एंटीसूडोमोनल एक्टिविटी भी रखती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान एंड आल्सो इन यूएस। सो व्हाट वी हैव पाइपेरासिलिन व्हिच इज अ फोर्थ जनरेशन पेनिसिलिन, जो कि अक्सर टेजोबैक्टम के साथ कॉम्बिनेशन में जा रही होती है। इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसूडोमोनल पेनिसिलिन। सबसे पहले नेचुरल पेनिसिलिन की बात अगर हम करते हैं तो इसमें दो सॉल्ट्स अवेलेबल हैं, पेनिसिलिन जी एंड बी। पेनिसिलिन जी जो है ये हमारे पास आईवी फॉर्म में या आईएम फॉर्म में जो है वो जाती है, और इसको बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं। और जो इसकी आईएम ओनली फॉर्म है दैट इज कॉल्ड बेंजाथीन, और इसका जो रोल सबसे ज्यादा आजकल है दैट इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। इसके अलावा जो ओरल सॉल्ट है पेनिसिलिन का विच इज पेनिसिलिन वी इज नो लॉन्गर यूज्ड एंड इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल इन द मार्केट। सिंथेटिक पेनिसिलिन्स में एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन्स जो थी देवर जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि देवर डेवलप्ड टू ओवरकम द पेनिसिलिनेज एंजाइम, और ये रेडिली अवेलेबल नहीं है मार्केट में। इसका जो एक अच्छा अल्टरनेटिव है दैट इज द फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन सेफेजोलिन, और सेफेजोलिन हमारे पास आईवी फॉर्म में अवेलेबल है। तो अगर तो ब्लड स्ट्रीम का इन्फेक्शन है देन यू शुड गो फॉर सेफेजोलिन। पर अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन है अदर देन द ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, जैसे कि स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस हैं और सेल्यूलाइटिस है, और आपको लगता है कि इट इज़ ड्यू टू स्टाफ ऑरियस, तो उसमें हम फर्स्ट जनरेशन ओरल सेफेलोस्पोरिन्स जैसे कि सेफेलेक्सिन है, सेफ्रेटीन है, ये भी दे सकते हैं। सो दे कैन बी अ गुड अल्टरनेटिव। इसके अलावा जो एक कॉमन इशू देखा जाता है प्रैक्टिस में कि एमएसएसए के लिए अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो वैंकोमाइसिन यूज़ करते हैं, जबकि लिटरेचर ये सजेस्ट करता है कि जिन पेशेंट्स में एमएसएसए बैक्टीरिया में वैंकोमाइसिन का यूज़ किया गया उनमें क्लिनिकल आउटकम्स जो थे वो काफ़ी पुअर थे। इसलिए सेफेजोलिन इज प्रेफर्ड ओवर वैंकोमाइसिन फॉर दिस रीजन। Second, जो हमारे पास है that is the aminopenicillin class. It simply was developed to enhance the gram-negative activity. इसमें आपके पास शाइगेला है, साल्मोनेला है, इकोलाई है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी है, प्रोटियस है, और ज़्यादा इनको आप देखते होंगे कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में यूज़ किया जाता है, नमोनिया के अंदर और इन्फेक्टिव एक्सासर्बेशंस ऑफ सीओपीडी के अंदर। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में भी इनका रोल है, लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसलिए हम ज़्यादा यूज़ नहीं देखते। However, in pregnant females, it is one of the few options that we have for treating UTI. अगर तो आप एम्पिसिलिन या एमोक्सिसिलिन के साथ लेवोलॉनिक एसिड को ऐड कर दें, then it makes them further resistant against the beta lactamase enzyme. थर्ड और फोर्थ जनरेशन को कंबाइंड एंटीसूडोमोनल पेनिसिलिन भी कहा जाता है, जिसमें सिंपली जो है साइड चेन पे इन्होंने कार्बोक्सी ग्रुप अटैच किया है टू एनहांस द एक्टिविटी। पिपरासिलिन इटसेल्फ जो है ये एम्पिसिलिन का डेरिवेटिव है, और इसकी काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है इंक्लूडिंग ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव एंड एनारोब्स। तो पिपरासिलिन टेज़ोबैक्टम के बारे में एक चीज जो आपने लाजमी दिमाग में रखनी है, इट डज नॉट कवर ईएसपीएल, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टोमेसेस को ये कवर नहीं करता, ऑल्दो टेज़ोबैक्टम इसमें ऐड किया गया है to protect against the beta lactamases, but tazobactam does not provide protection against extended spectrum beta lactamases. तो ईएसपीएल्स के लिए हम कार्बापेनम्स को या आईवी फॉस्फोमाइसिन या अदर एंटीबायोटिक्स जो है उनको हम यूज करते हैं। This is another classification.
इसमें आप देख सकते हैं कि नैरो स्पेक्ट्रम जो है उसमें पेनिसिलिन जी, वी और के में जो है ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी काफी अच्छी है और ग्राम नेगेटिव में सिर्फ नाइसीरिया की कवरेज है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी रिमेन्स द सेम लेकिन ग्राम नेगेटिव इनहेंस हो रही है। और जो फाइनल फोर्थ जनरेशन है जिसमें पिपरसिलिन है उसकी सबसे अच्छी ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी है। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स से पहले आई वुड लाइक टू मेंशन कि बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स की फर्दर जो है वो क्लासेस हैं। अगर इस क्लासिफिकेशन को एम्बलर क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लास ए बी सी और डी के 4 तरह के बीटा लैक्टमेजेस हैं और उसके अंदर फर्दर जो है वो डिफरेंट जीन्स हैं। लेकिन डिफरेंट बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि क्लेवलॉनिक एसिड आपको एमसी जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सुल्बैक्टम जो है वो आपको थोड़ी ज्यादा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम कवरेज प्रोवाइड करेगा। एंड देन टेजोबैक्टम, यहाँ एविबैक्टम का मेंशन नहीं है बट एविबैक्टम भी हमारे पास यूज हो रहा है जो कि आपको थोड़ी ब्रॉडर कवरेज देता है अगेंस्ट द बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। लेकिन ये चीज क्लियरली दिमाग में रखनी है कि these beta lactamase inhibitors it's themselves they do not have any antimicrobial activity। लेकिन सल्बैक्टम इज एन एक्सेप्शन क्योंकि इसकी एसिनेटोबैक्टर के अगेंस्ट एक्टिविटी है। इसीलिए अगर आप रीसेंट गाइडलाइंस देखें तो उसमें एसिनेटोबैक्टर के अगेंस्ट एम्पिसिलिन सल्बैक्टम का यूज जो है वो इसीलिए सजेस्टेड है क्योंकि सल्बैक्टम इटसेल्फ जो है वो एसिनेटोबैक्टर के अगेंस्ट काम करता है। पेनिसिलिन और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर कॉम्बिनेशंस में हमारे पास दो हैं, एक तो अमोक्सिसिलिन क्लेवलॉनिक एसिड है और साथ में पिपरसिलिन टेजोबैक्टम है। बाहर की कंट्रीज में एम्पिसिलिन और सिल्बैक्टम का कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है लेकिन हमारे पास वो नहीं है। सो ऑगमेंटिन इज वेरी कॉमनली यूज्ड, टेंजो इज वेरी कॉमनली यूज्ड, इसलिए इनके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। They have good intrinsic activity against gram negative rods, लेकिन फिर भी बीटा लैक्टमेजेस जो हैं ये इन पे कुछ हद तक काम करते हैं। दे कैन डिस्ट्रॉय दीज ड्रग्स स्टिल। एंड एम्पेरिक थेरेपी के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे टेंजो अक्सर नमोनिया की एम्पेरिक थेरेपी में यूज किया जाता है क्योंकि इसकी सुडोमोनास के अगेंस्ट भी अच्छी एक्टिविटी है और एनारोब्स के अगेंस्ट भी अच्छी एक्टिविटी है। एंड इसके अलावा और तमाम इन्फेक्शंस जिनमें एनारोबिक कवरेज डिजायर्ड है, ये इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, ये आपके डायबिटिक अल्सर्स भी हो सकते हैं और जैसे कि मैंने मेंशन किया कि नमूनिया भी हो सकता है। तो इन तमाम इन्फेक्शंस में आप ये दो ड्रग्स जो है वो यूज कर सकते हैं। एमोक्सिसिलिन क्लेवलॉनिक एसिड जो है ये ज्यादातर अपर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में यूज होता है जहाँ पे बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं और यूटीआईज में भी ये यूज किया जाता है। बट इट शुड नॉट बी गिवन फॉर अ शॉर्ट 3 डे कोर्स एज विद फ्लोरोक्विनोलोन और सेक्ट्रोन। तो यूटीआईज में अगर आप ट्रीटमेंट देखेंगे तो 14 दिन 7 दिन की ट्रीटमेंट होती है। पेनिसिलिन्स की पेनिसिलिन्स को ना यूज करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि इनकी ट्रीटमेंट ड्यूरेशन काफी लंबी होती है। अगर सेफेलोस्पोरिन और बीटा लैक्टमेज कॉम्बिनेशंस में देखें तो हमारे पास दो एग्जांपल्स अवेलेबल हैं फॉर्मुलरी में, एक सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम है। Avibactam is a new type of beta lactamase inhibitor। इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो बाकी बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर से डिफरेंट है क्योंकि ये ऐसे बीटा लैक्टमेजेस जो कि सुडोमोनास से और क्लेब्सियला से प्रोड्यूस होते हैं ये उनके अगेंस्ट भी काम करता है। एंड सेफ्टाजिडिम अगर इटसेल्फ इनएक्टिव है किसी भी ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है और अगर आप साथ में एविबैक्टम ऐड कर देते हैं तो ये उसकी एक्टिविटी को अक्सर रिस्टोर कर देता है। एंड अनफॉर्चुनेटली कोई एनारोबिक एक्टिविटी नहीं है तो फिर आपको साथ में मेट्रोनिडाजोल लाजमी ऐड करनी है अगर आपने कोई भी ऐसा इन्फेक्शन ट्रीट करना है जैसे इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन है जिसमें एनारोबिक कवरेज लाजमी चाहिए होती है। सेफोपेराजोन सल्बैक्टम इज अनदर एग्जांपल जिसमें सल्बैक्टम है कॉम्बिनेशन में विद सेफोपेराजोन एंड आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि सल्बैक्टम हैज अ गुड एक्टिविटी अगेंस्ट एसिनेटोबैक्टर और एसिनेटोबैक्टर हमारे हॉस्पिटल में इज वन ऑफ द हाईली ड्रग रेजिस्टेंट जीएनआर जो कि कॉमनली इन्फेक्शंस कराता है।
जितने भी हमारे बीटा लैक्टम्स हैं दे ऑल हैव शॉर्टर हाफ लाइफ, इसीलिए इनको फ्रीक्वेंटली देना पड़ता है। एंड टाइम डिपेंडेंट एक्टिविटी की वजह से अगर आप इनको फ्रीक्वेंटली देंगे तो इनका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट भी आता है। लेवल्स की अगर बात करते हैं तो प्लूरल, पेरिकार्डियल, पेरिटोनियल, साइनोवियल सब जगहों पे अच्छे लेवल्स अचीव होते हैं, एज वेल एज यूरिन, एंड ऑल अचीव गुड लेवल्स इन बाइल। सीएसएफ में जो है वो डिफरेंट पेनिट्रेशंस हैं। पेनिट्रेट कुछ पेनिसिलिन जो है दे पुअरली पेनिट्रेट, कुछ जो है वो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन पेनिट्रेट करती हैं, और कुछ किसी भी हाल में पेनिट्रेट नहीं करती हैं। तो ब्रॉडली 3 तरह से क्लासिफाई किया जाता है। और अगर रीनल एडजस्टमेंट की बात करें तो ब्रॉडली सेइंग एज सच रीनल एडजस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड होती अनलेस जो है वो जीएफआर 15 से नीचे हो, 10 से नीचे हो। बट ये पिप्रसिडेंट एजोबैक्टम इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि इसमें हम जो है रीनल डोज एडजस्टमेंट करते हैं, एंड इट इज स्पेशली अगर वेंकोमाइसिन के साथ हम ये दें तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको शायद टेक्स्ट बुक्स में ना मिले, क्योंकि रेजिस्टेंस अब हर साल बढ़ती जा रही है। स्पेशली आफ्टर कोविड वी हैव सीन a tremendous increase in the resistance. So penicillins are no longer a good choice for most infections. डुअल बीटा लैक्टम थेरेपी को यहाँ डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अक्सर जो है हॉस्पिटल में यूज़ की जाती है, एंड देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस जहाँ पे आपने इसको अलाउ करना है, जैसे कि सेप्सिस है, मेनिंजाइटिस है ड्यू टू लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स। सो लिस्टीरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो है दैट इज एम्पिसिलिन, बट इन केस ऑफ meningitis we often do not know whether the patient is infected with streptococcus pneumoniae or listeria. तो इसलिए हम ब्रॉडर कवरेज में दोनों ड्रग्स को ऐड कर देते हैं, स्पेशली एक्सट्रीम्स ऑफ एज में, विच इज नियोनेट्स एंड एल्डरली अबव 60 years। तो इस केस में तो दो बीटा लैक्टम्स जस्टिफाइड हैं, बिकॉज सेफ्ट्राइक्सोन भी आपने लाजमी देनी है एंड यू सिंपली ऐड ऑन एम्पिसिलिन। देन एंटेरोकोकल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी वी गिव एम्पिसिलिन along with ceftriaxone to enhance the activity, क्योंकि itself एंटेरोकोकस के अगेंस्ट अगर आप देखें तो हमें बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी चाहिए, दैट इज व्हाई वी आर एडिंग टू बीटा लैक्टम्स। और कुछ स्टडीज हैं जिनमें उन्होंने साबित किया है कि क्लेब्सिएला नमूनिया कार्बापेनेमेसेस, जिनको केपीसी कहते हैं, इनमें डुअल कार्बापेनम्स थेरेपी कुछ पेशेंट्स में जो है इट वाज इफेक्टिव, एंड देयर इज अ रोल ऑफ डुअल कार्बापेनम थेरेपी, लेकिन ये बहुत रेयरली यूज की जाती है। बट जनरली स्पीकिंग अगर ये तीनों इंडिकेशंस नहीं है, आप बीटा लैक्टम्स जो हैं कॉम्बिनेशन में अवॉइड करते हैं ड्यू टू मैनी रीजंस। द फर्स्ट रीजन इज कि ये रेजिस्टेंस को प्रमोट करता है, इसके अलावा अननेसेसरी एडीआर हो सकते हैं, और पेशेंट की कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाएगी। कमिंग टूवर्ड्स सेफेलोस्पोरेंस की 5 जनरेशंस हैं। हमारे पास जो शिफा में अवेलेबल हैं, ज़्यादातर वो ही यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि मेंशन किए जाएं, लेकिन इसके अलावा सिर्फ सेकंड जनरेशन में 2 ऐसी हैं जिनको सेफामाइसिन्स कहते हैं। सेफामाइसिन्स जो हैं इनको कंबाइन इसमें 2 ड्रग्स हैं, सेफॉक्सिटिन एंड सेफोटेटिन, विच आर नो लॉन्गर अवेलेबल इन द मार्केट। अब बहुत कम यूज की जाती हैं वैसे भी, लेकिन दीज आर द ओनली सेफेलोस्पोरिन्स विच हैव एनारोबिक कवरेज। और इन सबको मैं एक एक करके डिस्कस करूंगी। सो फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स को अगर आप देखें तो ज़्यादातर इनकी जो एक्टिविटी है वो पेनिसिलिन्स की तरह ही है, विच इज़ ग्राम पॉजिटिव, और जैसे जैसे हम फर्दर क्लासेस की तरफ मूव करते हैं तो ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी जो है वो इन्हेंस हो जाती है। एंड फिफ्थ जनरेशन इज एन एक्सेप्शन इन अ सेंस के सेप्टेरोलिन जो है वो ग्राम पॉजिटिव मर्सा की भी कवरेज करती है। तो पुरानी जो आपको बिकॉज पहले जो है वो सेप्टेरोलिन जब इजाद नहीं हुई थी तो इट वाज सेड कि cephalosporins, just to remember, they are lame because they do not cover these 3-4 organisms. इसमें L stands for Listeria, A stands for atypicals, M stands for MRSA, and E stands for Enterococci. But now we know that we have ceftaroline and ceftobiprole, which do cover MRSA. So this is just to remember. फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में हमारे पास सेफेजोलिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक है।
विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट MSSA। और अगर आप ओरल ऑप्शंस की बात करें तो फिर सेफेलेक्सिन और सेफेरडीन जो है वो यूज की जा सकती हैं। इनकी सबसे ज्यादा अच्छी एक्टिविटी है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड लिमिटेड एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एंड नो एनारोबिक एक्टिविटी। सेकेंड जनरेशन में सेफिरोक्साइम हमारे पास सबसे ज्यादा यूज होती है, स्पेशली इन द कार्डियक यूनिट्स। कैबेज के पेशेंट्स में जा रही होती है, आपने देखा होगा। कंपेयर्ड विद द फर्स्ट जनरेशन इनकी थोड़ी सी जो है वो ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी जो है वो अगेंस्ट स्पेशली स्टेफाइलोकॉक्स है, थोड़ी सी कम है, लेकिन इनकी जो ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी है अगेंस्ट स्पेशली हेमोफिलस वो ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा ये पीडियाट्रिक्स में प्रेगनेंसी में सेफ है। सेफेलोस्पोरिन्स जनरली स्पीकिंग आर सेफ इन प्रेगनेंसी, और पीड्स में भी सबसे ज़्यादा ये यूज़ हो रहे होते हैं। इंडिकेशंस में ऑल्दो बुक्स में तो आपको मिलेगा कि नमूनिया में, ग्राम नेगेटिव सेप्सिस में, सिवियर यूटीआई, एब्डोमिनल सेप्सिस, सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस, मेनिंजाइटिस में यूज़ होता है। लेकिन जैसे कि मैंने मेंशन किया, रेजिस्टेंस की वजह से ये यूजेस काफ़ी कम हो चुके हैं और अब हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की तरफ आ गए हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है पेशेंट फैक्टर्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पेशेंट इज फर्स्ट टाइम विजिटिंग द हॉस्पिटल, कोई कोमॉर्बिड्स नहीं है, पेशेंट भी यंग है, एल्डरली नहीं है, और अंडरलाइन कोई ऐसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट नहीं है, तो आप उसको सेफेलोस्पोरिन दे सकते हैं एंड इट वुड बी अ सेफ एम्पेरिक ऑप्शन। बट अगर पेशेंट का पिछले 90 दिन में हॉस्पिटल का एडमिशन भी है और उसके पुराने कल्चर्स में कोई बैक्टीरिया भी ग्रो कर रहा है और पेशेंट री एडमिट हुआ है, देन मोस्ट प्रोबेबली दिस इज सम न्यू रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। इस केस में हम एम्पेरिकली कभी भी बीटा लैक्टम से स्टार्ट नहीं करते हैं, बिकॉज it can often lead to therapeutic failure, sepsis, and septic shock. So we start with carbapenems and colistin often. एंड इसके अलावा सेफिरोक्साइम जो है इसकी एक्टिविटी है अगेंस्ट मोरिक्सेला। और अगर हम मेनिंजाइटिस की बात करें तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है सेफ्ट्राइक्सोन, और सेफिरोक्साइम का यूज़ आपको बहुत कम मिलेगा, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। थर्ड जनरेशन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली क्लास है सेफेलोस्पोरिन्स की। इसमें सबसे ज़्यादा ड्रग्स जो यूज़ हो रही हैं, स्पेशली सेफ्टाजिडीन, सेफिक्साइम जो कि ओरली अवेलेबल है, सेफ्ट्राइक्सोन है, इसके अलावा इसके अंदर सेफोपेराजोन सिल्बैक्टम भी है। सेफ्टाजिडीन के बारे में यू मस्ट बी क्लियर दैट इट इज द ओनली सेफेलोस्पोरिन दैट कवर्स स्यूडोमोनास। और सेफिक्साइम हमारे पास ओरली अवेलेबल ऑप्शन है, और इसके अलावा सेफपोडोक्साइम भी अवेलेबल है जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, बट वी डू हैव सेफपोडोक्साइम एज वेल। दोनों की ऑलमोस्ट सेम स्पेक्ट्रम है, फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। और सेफपोडोक्साइम को हम ज़्यादातर जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में यूज़ कर रहे होते हैं, पीडियाट्रिक्स में जैसे ओटाइटिस मीडिया के केसेस में, और इसके अलावा डायबिटिक फुट इन्फेक्शंस में उसका रोल है। Otherwise, cefixime is most commonly used oral option। IV to oral switch के अंदर ये दोनों options बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तमाम cephalosporins जो हैं वो क्रॉस करते हैं blood brain barrier except for cefoperazone sulbactam because it is a huge molecule due to the addition of sulbactam। सिफ्ट्राइक्सोन जो है मेनिंजाइटिस में यूज़ की जाती है। इसके अलावा जितने भी हमारे इन्फेक्शंस, नोजोकोमियल इन्फेक्शंस हॉस्पिटल में हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, एब्डोमिनल इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि मैंने मेंशन किया, अगर तो कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है देन यस वी कैन यूज इट एम्पिरिकली, स्पेशली अगर कल्चर्स में ये सेंसिटिव है देन ऑलवेज गो फॉर सेफ्ट्राइक्सोन इंस्टेड ऑफ कार्बापेनम्स। एंड नियोनेट्स में ये इसलिए सेफ नहीं है और प्रेफर नहीं की जाती क्योंकि इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ biliary sludge, and all are especially cephalosporins and penicillins, they are safe in pregnancy। Fourth generation cephalosporins में we have one antibiotic which is cefepime and it covers pseudomonas, so this is an additional factor। लेकिन ये कम यूज की जाती है क्योंकि इसकी एक ब्लैक बॉक्स वार्निंग है कि ये न्यूरोटॉक्सिसिटी कराती है, और इसकी एनारोबिक कवरेज ना होने की वजह से भी ये कम यूज की जाती है। लेकिन इसकी काफी अच्छी ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी है।
और जो आपके एम्प सी बीटा लैक्टमेजेस हैं, ये उनके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। Fifth generation में we have ceftaroline, which is the anti-MRSA cephalosporin and the newest antibiotic that we have. इसमें कुछ थोड़ी बहुत ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी कम हो गई है। आप कह लें कि सेफ्ट्राइक्सोन प्लस वैंकोमाइसिन, so it is a combination of ceftriaxone plus vanc because it covers MRSA and the gram negative activity is similar to ceftriaxone. अभी इसकी जो approved indications हैं, they include complicated skin and soft tissue infections and community acquired pneumonia. बाकी indications में भी यूज किया जाता है, लेकिन जो डेटा है वो सिर्फ इन 2 indications में ज्यादा है हमारे पास। Coming towards carbapenems, सबसे ज्यादा यूज होने वाली कार्बापेनम्स में है हमारे पास मेरोपेनम, विच इज द ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम। फिर आ जाती है इमिपेनम, सिलास्टैटिन का कॉम्बिनेशन, और फिर आ जाता है हमारे पास एर्टापेनम। तो इसी तरह ये स्पेक्ट्रम के तरह इनका इसी तरह स्पेक्ट्रम जो है वो नैरो होता जाता है जैसे जैसे आप फर्दर मूव करेंगे। मेरोपेनम इज द ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कार्बापेनम। इसमें जब जैसे आप सिलापेन के ऊपर आएंगे, विच इज इमीपेनम, सो कुछ ड्रग्स हैं, सॉरी कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे मॉर्जिनेला है, प्रोटियस है, प्रोविडेंशिया है, इनको ये कवर नहीं करता। और फिर सबसे नैरोएस्ट स्पेक्ट्रम है हमारे पास एर्टापेनम, जो कि एक जैसे कि एसिनेटोबैक्टर, स्यूडोमोनास, एंटेरोकॉक्साई, इन तीनों को कवर नहीं करता। तो इसीलिए ओपीडी में ज्यादा यूज होता है एर्टापेनम और आईपीडी में ज्यादा यूज होता है मेरोपेनम और इमीपेनम, क्योंकि जो आपका इन पेशेंट है, जो हॉस्पिटल सेटिंग है, उसमें सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन हो रहे हैं वो ग्राम नेगेटिव रॉड्स करा रहे हैं, एसिनेटोबैक्टर और स्यूडोमोनास। तो इसलिए मेरोपेनम सबसे ज्यादा आपकी इन पेशेंट में यूज हो रही है। Another important thing that you must know is कि ये extended spectrum beta lactamases के against drug of choice consider की जाती है। तो only issue is that these are expensive agents, और देखा जाए तो मेरोपेनम जो है वो सबसे ज्यादा महंगी है। So if there is no concern for Acinetobacter or Pseudomonas or Enterococci, you can always switch to ertapenem or imipenem, क्योंकि ये थोड़ी सस्ती हैं as compared to meropenem, तो पेशेंट की काफी कॉस्ट जो है वो सेव हो जाएगी। इसीलिए हमने हॉस्पिटल में ये गाइडलाइंस बनाई थी, मेरोपेनम टू इमीपेनम थेरेप्यूटिक स्विच, जिसमें वो तमाम इंडिकेशंस मेंशन्ड हैं और कितनी कॉस्ट इसकी सेव होगी पेशेंट की पर डे के हिसाब से, वो इसमें मेंशन्ड है, और पर 7 डेज के हिसाब से। These guidelines are available on the internet and you can always refer to these guidelines whenever you want to switch. Coming towards glycopeptides, ये भी सेल वॉल को टारगेट करते हैं और इसमें काफ़ी दवाइयाँ हैं, जैसे वैंकोमाइसिन है, टिकोप्लानिन है, और डेप्टोमाइसिन है, बेसिट्रासिन है। We do not have telavencin, dalbavancin, or itavencin, but these are available in the United States, and these are the newest antibiotics जो कि skin and soft tissue infections में ज़्यादा यूज हो रही होती हैं, और एंडोकार्डाइटिस में भी। सो वैंकोमाइसिन सबसे ज्यादा यूज होने वाली एंटीबायोटिक्स में आती है, और इसके अलावा टिकोप्लानिन जो है इसका यूज कंपैरेटिवली बहुत कम है एज कम्पेयर टू वैंकोमाइसिन। ये दोनों जो हैं इनकी सिर्फ ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी है, देयर इज नो ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी। एंड मर्सा के लिए, विच इज मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफ ओरियस, द ड्रग ऑफ चॉइस इज वैंकोमाइसिन, द गोल्ड स्टैंडर्ड इज वैंकोमाइसिन। एंड व्हाई इज इट द गोल्ड स्टैंडर्ड? द रेजिस्टेंस इज वेरी लेस, बहुत कम रेजिस्टेंट के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाउएवर अगर एंटेरोकॉकस की बात करें तो वो बहुत जल्दी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। इसके अलावा जो ज्यादातर ग्राम पॉजिटिव हम बैक्टीरिया कवर कर रहे हैं, दे इंक्लूड स्ट्रेप्टोकॉक्साई, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया भी हो सकता है इसमें ज्यादा, और जो है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकता है। इसके अलावा क्लास्ट्रीडियम स्पीशीज हैं। क्लास्ट्रीडियम डिफिसाइल जो है ये गट फ्लोरा का पार्ट भी हो सकता है, कॉलोनाइजर भी होता है अक्सर। तो अक्सर जब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं तो इट कैन लीड टू सी डिफ डायरिया। Now, the C. diff diarrhea treatment is only and only oral vancomycin, not IV vancomycin, because oral vancomycin जो है वो absorb नहीं होती है और ये कोलोन में reside करती है, it achieves high concentrations, तो इसलिए हम oral देते हैं। इसके अलावा जो एक alternative है, that is flagyl, which is metronidazole. However, metronidazole is not preferred as compared to vancomycin because
it has its own adverse drug reactions, और although it is highly bioavailable, लेकिन इसकी जो concentration है कोलोन में, वो जब देखा गया तो it was lesser as compared to vancomycin. सो पोटेंशली अगर एडीआरस की बात करें तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है वो एक कॉमन एडीआर है। कुछ अरसा यूज करने के बाद अक्सर पेशेंट्स को एक्यूट किडनी इंजरी जो है वो डेवलप हो जाती है विद वैंकोमाइसिन यूज। दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू फॉलो द क्रिएटिनिन। और इसके अलावा जो है हम थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग लाजमी करते हैं वैंकोमाइसिन की। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग में हम शायद आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ट्रफ लेवल्स को देखते हैं और एरिया अंडर द कर्व बाय एमआईसी को देखते हैं। वैंकोमाइसिन का यूज जो है वो मरसा के लिए रिजर्व करना चाहिए, और एमएसएसए जो है उसके लिए हम पेनिसिलिन को प्रेफर करते हैं, जैसे मैंने पिछली स्लाइड्स में भी एक्सप्लेन किया है। ये एक कंपैरिजन मैंने मेंशन किया है वैंक वर्सेस टिकोप्लानिन, क्योंकि हॉस्पिटल में टिकोप्लानिन का यूज काफी कम है, तो ये कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि दोनों के स्पेक्ट्रम में कोई डिफरेंस नहीं है, मोर लेस इट इज द सेम। लेकिन प्राइस में भी अगर आप देखें तो कोई इतना खासा कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता है। दोनों की रीनल डोज एडजस्टमेंट है, दोनों जो हैं थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग रिक्वायर करते हैं, लेकिन टीकोप्लानिन की हमारे पास लेवल्स जो है हम नहीं करवाते, लेकिन हम ज़्यादा विगोरसली वैंकोमाइसिन का टीडीएम कर रहे होते हैं। हमारे पास लैब में टीकोप्लानिन टीडीएम की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन दोनों के जो फीचर्स हैं वो सेम है। और टीडीएम जो है, जब अगर हम टीडीएम की बात करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टीडीएम करें, स्पेशली अगर लॉन्ग टर्म थेरेपी जा रही है पेशेंट को, और क्रिटिकली इल पेशेंट्स में स्पेशली। इसमें ज़रूरी है कि जो फोर्थ डोज है, अगर तो 12 आवरली फ्रीक्वेंसी है तो फोर्थ डोज से हाफ एन आवर पहले आपने सैंपल भेजना है फॉर द ट्रफ लेवल्स, एंड डिपेंडिंग ऑन द ट्रफ लेवल्स आपने डोज एडजस्ट करनी है। For further details, you can refer to the vancomycin guidelines that are available. लेकिन इसमें जो एक आपको रफ एस्टिमेट है दैट इज 15 to 25. So 15 to 20 is the acceptable range. अगर 20 से ऊपर लेवल्स जाएं तो हम थोड़ा सा कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं, and we start reducing the dose of vancomycin. और 250 से 500 का जो है हमारा इंक्रीमेंट भी हो सकता है, और हम डोज रिडक्शन भी कर सकते हैं। लेट सपोज अगर किसी के 22 लेवल्स हैं या 23 लेवल्स हैं, देन यू वुड स्टार्ट रिड्यूसिंग द डोज, बिकॉज इफ द लेवल्स इफ यू डू नॉट एडजस्ट द डोज, हो सकता है कि वो फर्दर 25 को भी क्रॉस कर जाए, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एक्यूट किडनी इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए जो हमारे मोस्टली जो हमारा टारगेट होता है वो 15 से 20 की रेंज में होता है। और अगर ब्लड में मरसा है, ब्लड में एमआरएसए ग्रो कर रहा है, विच इज नोन एज एमआरएसए बैक्टीरियमिया, एंड इट इज एसोसिएटेड विद हाई मोर्टेलिटी, तो उसमें हमने हायर ट्रफ लेवल्स टारगेट करने होते हैं। तो अगर आपके ट्रफ लेवल्स बहुत कम आ रहे हैं, जैसे 7 आ रहे हैं या 5 आ रहे हैं, तो फिर हम डोज बढ़ा देते हैं वैंकोमाइसिन की। अगर दिन में 2 दफा जा रही थी तो हम उसको 3 दफा कर देंगे। ये गाइडलाइंस हैं जो कि हमने बनाई थी, और इसका वॉल्यूम 2 जो है वो अब अवेलेबल है। इनफैक्ट दीज हैव टू बी रिवाइज्ड नाउ। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो हैं सबसे ज़्यादा हमारे पास जो रिपोर्ट होते हैं उसमें एक तो वैंकोमाइसिन इन्फ्यूजन रिएक्शन है, जिसको पहले रेडमैन सिंड्रोम कहा जाता था, एंड दिस इज ओनली ड्यू टू फास्ट इन्फ्यूजन। सो वैंकोमाइसिन का जो इन्फ्यूजन रेट है वो उसके लेवल पे भी मेंशन्ड है, विच इज 10 mg पर मिनट। इससे ज़्यादा जल्दी लगाएंगे पेशेंट्स को एक रैश डेवलप हो जाएगा, जिस विच इज ड्यू टू हिस्टामिन रिलीज, एंड जैसे ही आप रेट को स्लो करेंगे तो वो रैश जो है वो ठीक हो जाएगा। एंड दिस इज ऑफ्टन कंफ्यूज विथ ट्रू वैंकोमाइसिन एलर्जी। अब उसका नुकसान ये होता है कि जब पेशेंट को आप वैंकोमाइसिन से एलर्जी उसकी लेबल कर देंगे, तो उसको फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास आती है ब्रॉडर स्पेक्ट्रम लेनाजुलेट। तो लेनाजुलेट का यूज जो है वो इस वजह से अननेसेसरीली बढ़ जाएगा। इस वजह से जरूरी है कि जब भी इंफ्यूजन रिएक्शन रिपोर्ट हो तो आप उसको डिग आउट करें कि क्या ये वाकई फास्ट इंफ्यूजन की वजह से हुआ है या ये ट्रू एलर्जी है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ऑटोटॉक्सिसिटी जो है ये विद टाइम डेवलप होती है, जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग करते हैं चांसेस आर इंक्रीज्ड, एंड देयर आर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स एज वेल। हेमाटोलॉजिक की अगर बात करें तो वैंकोमाइसिन इज एसोसिएटेड विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एंड दिस इज आल्सो ड्यू टू प्रोलॉन्ग थेरेपी। ये एकदम से डेवलप नहीं होता है,
एंड दिस इज व्हाट डॉक्टर्स डू कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जैसे ही डेवलप होता है, चाहे वैंकोमाइसिन को 1 या 2 दिन ही क्यों ना गुजरे हों, दे डिसकंटिन्यू द मेडिसिन, सो विच इज रॉन्ग. Now we also have daptomycin, and it is a cyclic lipopeptide. So daptomycin का जो mechanism of action है वो ये है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करता है, एंड इस बाइंडिंग की वजह से एसेंशियल आयंस जो है वो लीक आउट होना शुरू हो जाते हैं. इट अफेक्ट्स दी सेल इंटेग्रिटी. और एडवर्स इफेक्ट्स की अगर बात करें तो रैप्डोमाइलोसिस करवाता है ये, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप क्रिएटिनिन काइनेज के लेवल्स को लाजमी मॉनिटर करें. इयोसिनोफिलिक नमूनिया भी रिपोर्टेड है. डैप्टोमाइसिन जो है ग्राम पॉजिटिव रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शंस के लिए रेकमेंडेड है, विच आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू वैंकोमाइसिन, लिनाजुलिड. और हमने ये इसलिए अरेंज की थी ताकि लिनाजुलिड रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस के केसेस के लिए कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हो फॉर्मुलरी में. और इसके अलावा जो इसकी अप्रूव्ड इंडिकेशंस हैं उसमें राइट साइडेड एंडोकार्डाइटिस है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस हैं. नमूनिया के अंदर ये रेकमेंडेड नहीं है क्योंकि जो लंग सर्फेक्टेंट है वो इसको इनएक्टिव कर देता है. पॉलीमिक्सेंस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास, बिकॉज दीज आर सर्फेक्टेंट्स बेसिकली, तो दे डिसरप्ट एनायनिक बैक्टीरियल, बिकॉज देमसेल्व्स दे आर केटाइनिक इन नेचर. तो ये एनायनिक मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करके एक डिटर्जेंट इफेक्ट कॉज करते हैं, विच प्रोड्यूसेस पोर्स इन द मेम्ब्रेन, एंड अल्टीमेटली दे कॉज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग. हमारे पास पॉलीमिक्सिन ई आती है. इसके अलावा पॉलीमिक्सिन बी भी मार्केट में अवेलेबल है, जो कि ज़्यादातर प्रेफर की जाती है फॉर सिस्टमिक इन्फेक्शंस. Polymyxin E is originally preferred for UTIs because it has a good concentration in the urinary tract infections. लेकिन हमारे यहाँ चूंकि कोलेस्टिन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक्स में है, तो हमारे यहाँ तो सिस्टमिक इन्फेक्शंस में भी यूज़ हो रही है. इसकी जो वायल है वो 1 MIU की है, एंड 1 MIU जो है मिलियन यूनिट्स, दैट इज इक्वल टू 80 mg of colistin methate sodium, which is further equal to 30 mg of the base activity. तो इसलिए इसकी डोज कन्वर्जन्स जो है उनको लाजमी समझना ज़रूरी है. इट इज़ अ प्रो ड्रग इटसेल्फ, तो ये बॉडी में जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है. लोकली जो है पॉलीमिक्सिन भी अवेलेबल है, आईवी फॉर्म में नहीं है, लेकिन लोकली अवेलेबल जो फॉर्मुलेशंस हैं, जिसमें हमारे पास माइसिट्रासिन है, पॉलीफैक्स है, और कुछ ईयर ड्रॉप्स भी हैं जैसे ओटोस्पोरिन है, इनके अंदर ये अवेलेबल है और इसकी ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी ही है. MDROs जो हैं विच आर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स, तो इसके अंदर हम जो है कार्बापेनम्स को प्रेफर करते हैं, और अक्सर डुअल और ट्रिपल थेरेपी भी की जाती है. इसके ऊपर कंट्रोवर्शियल डेटा है. तो डुअल थेरेपी एंड ट्रिपल थेरेपी के लिए कार्बापेनम्स जो है वो यूज़ किए जाते थे, लेकिन डेटा जो है वो इस पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है. और रीसेंट स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि कोलेस्टिन की जो मोनोथेरेपी है वो जो है वो इट इज सफिशिएंट, एंड यू डू नॉट हैव टू ऐड कार्बापेनम्स इफ स्पेशली इफ दे आर रेजिस्टेंट. प्रीवियसली दिस वाज थॉट कि दोनों का साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है, बिकॉज जो आपके कार्बापेनम्स हैं दे आर सेल वॉल एक्टिव, और इनकी जो पेनिट्रेशन है वो इनहेंस हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्टिन, स्पेशली जो आपके ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं. लेकिन अभी जो है वो इसके ऊपर डेटा जो है वो आपको मिक्स्ड मिलेगा. कुछ स्टडी सजेस्ट करती हैं कि आप कोलेस्टिन जो है वो मोनोथेरेपी के तौर पे यूज़ करें, और कुछ स्टडी सजेस्ट करती हैं कि आप कोलेस्टिन को कार्बापेनम्स के साथ यूज़ करें. ट्रिपल थेरेपी इज व्हेन यू ऐड अनदर एजेंट इन एडिशन टू कार्बापेनम्स एंड कोलेस्टिन, और ये तीसरा एजेंट आपका फॉस्फोमाइसिन भी हो सकता है, टीजीसाइक्लिन भी हो सकता है, या कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जैसे आजकल हमारे पास सिफ्टैजरी में भी पैक्टम यूज हो रही है. एंड दिस इज जस्ट क्योंकि ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस हैव बिकम सो रेजिस्टेंट कि खाली एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एजेंट देने से काम नहीं चलता, इसलिए हम 2 या 3 एंटीबायोटिक्स देते हैं. एक और जो स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, दैट इज प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्यूजन्स या एक्सटेंडेड इन्फ्यूजन्स ऑफ द बीटा लैक्टम्स.
एंड द रीजन इज बिकॉज दीज आर टाइम डिपेंडेंट एंटीबायोटिक्स, तो जितना टाइम ये MIC से ऊपर रहेंगी उतना अच्छा इनका इफेक्ट आएगा। इसलिए हम इनको एक्सटेंडेड इन्फ्यूजन में, यानी कि बजाय आधे घंटे के, हम इनको ओवर 3 आवर्स इन्फ्यूज करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स एक ब्रॉड क्लास है जिसके अंदर फर्दर आप देखेंगे टेट्रासाइक्लिन्स हैं, ग्लाइसिल साइक्लिन्स जो कि फर्दर टेट्रासाइक्लिन की सब क्लास है, और इसमें हमारे पास एक TG साइक्लिन की एग्जांपल है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, मैक्रोलाइड्स हैं, क्लिंडामाइसिन है, क्लोराम्फेनिकोल है और लेनाजुलिड है। So tetracyclines bind with 30S ribosomal subunit, and these are, generally speaking, these are bacteriostatic. इसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली हमारे पास है डॉक्सीसाइक्लिन एंड माइनोसाइक्लिन, एंड दीज आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम ओरल ऑप्शन, दीज आर यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस। इस पे सोने पे सुहागा कि इनकी एटिपिकल कवरेज भी है, सो दिस इज व्हाई दे आर यूज्ड इन द pneumonia, community acquired pneumonia cases. However, they are contraindicated in pregnancy and they are not preferred for children, especially जो 8 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं, due to teeth discoloration. Macrolides जो कि है 50S सब यूनिट के साथ बाइंड करते हैं। So इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एंड एरिथ्रो और एजिथ्रो जो है वो बहुत कम यूज होती है। रोजिथ्रो तो आई थिंक आती भी नहीं है हमारे पास। So they also have broad gram positive, gram negative activity and atypical activity. तो इसलिए बैक्टीरिया जो है जैसे कि क्लमीडिया है, माइकोप्लाज्मा, लेजियोनेला, एटिपिकल ऑर्गेनिजम्स जो कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अंदर पॉजिटिव एजेंट्स हो सकते हैं, उनमें ये यूज की जाती है एजिथ्रोमाइसिन। हेलिकोबैक्टर पायलोरी में, जैसे कि हमें पता है, जो ट्रिपल रेजिमेन है उसमें क्लैरिथ्रोमाइसिन यूज की जाती है in addition to a PPI and amoxicillin. And they're also very useful if a patient is allergic to penicillin. तो next जो हमारी option होती है वो macrolides ही होती है। लेकिन ये ख्याल रखें कि जब भी पेनिसिलिन एलर्जी का कोई पेशेंट आए तो उसको ज़रा डिग आउट करें कि क्या वो ट्रू एलर्जी है या नहीं, बिकॉज लिटरेचर यही कहता है कि out of 10 patients only 1 is truly allergic and 9 are falsely allergic. एंड इसके अलावा जो ADRs हमारे पास ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं मैक्रोलाइड्स के, उसमें जो हमने देखे भी हैं प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल है, और क्लैरिथ्रोमाइसिन का है कि वो GI डिस्टर्बेंसेस कॉज करती है, बट अदरवाइज दीज आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड गुड ऑप्शंस अगेंस्ट एटिपिकल ऑर्गेनिज्म। क्लिंडामाइसिन जो है ये सवेयर स्ट्रेप्टोकोकल सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस के लिए यूज की जाती है, और एस्पायरेशन नमूनिया में बहुत रेयरली, लेकिन इट इज अ गुड ऑप्शन बिकॉज इट हैज एनारोबिक कवरेज एज वेल। और प्रोटीन सिंथेसिस को ये कैसे इनहिबिट करता है? बाय बाइंडिंग विद द 50S राइबोसोमल सबयूनिट। इसकी भी बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी है, और हाई कॉन्सेंट्रेशंस में ये बैक्टीरियोसाइडल भी हो सकता है। सो जनरली स्पीकिंग जो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस को टारगेट करते हैं वो स्टैटिक होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक। लेकिन इसमें अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो है वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर जो है बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में हम दें तो अक्सर वो दवाई बैक्टीरियोसाइडल के तौर पे भी एक्ट करती है, और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द MIC कि वो बैक्टीरियोस्टैटिक है या सेटल है। सो जो हमारे पास सी डिफिसाइल एसोसिएटेड डायरिया, उसमें सबसे ज्यादा जो कॉमनली इम्प्लिकेटेड एंटीबायोटिक है दैट इज क्लिंडामाइसिन, व्हिच इज नोटोरियस फॉर कॉजिंग सी डिफ डायरिया। इसके अलावा जो है इसकी कोई रीनल डोज एडजस्टमेंट नहीं होती। क्लोराम्फेनिकोल जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थी जो कि आजकल बहुत रेयरली यूज की जाती है, एंड द रीजन इज द हीमाटोलॉजिक साइड इफेक्ट्स, इट कॉजेज बोन मैरो सप्रेशन। इसके अलावा जो हमारे पास अक्सर पिंक आई के केसेस आते हैं, विच इज द कंजंक्टिवाइटिस, जो कि सीजनल कंजंक्टिवाइटिस होता है। उसमें जो है टॉपिकल आपकी आई प्रिपरेशंस के अंदर क्लोराम्फेनिकोल यूज किया जाता है। फ्यूसिडिक एसिड एंड सोडियम फ्यूसिडेट जो है ये यूजफुल एंटीस्टेफाइलोकोकल ऑप्शंस हैं, ओरली अवेलेबल हैं। इसके अलावा लोकली भी अवेलेबल है फॉर लोकल एप्लीकेशन, बट दे शुड नेवर बी यूज्ड अलोन
इसके अलावा अगर टिश्यू की बात करें, टिश्यू पेनिट्रेशन की या बोन पेनिट्रेशन की, तो दे हैव गुड पेनिट्रेशन, दैट्स व्हाई दे कैन बी यूज्ड इन ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड सेप्टिक आर्थराइटिस केसेस। लेनाजुलिड एक रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक है हमारे पास, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और आफ्टर वैंकोमाइसिन हम प्रेफर करते हैं फॉर इन्फेक्शंस विच आर एक्चुअली रेजिस्टेंट टू वैंकोमाइसिन। और ये एंटीरोकोकल इन्फेक्शंस हैं ज़्यादा, क्योंकि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ऑल्दो रिपोर्टेड है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम पाया जाता है और बहुत कम केसेस रिपोर्टेड हैं। इसकी सिर्फ ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी है, और सबसे ज़्यादा इसको इसीलिए यूज़ किया जाता है कि इसकी कोई रीनल डोज एडजस्टमेंट नहीं है as compared to vancomycin. It is not nephrotoxic, and it is available in the oral form as well, जो कि 100% bioavailable है। तो इसीलिए इसका यूज सबसे ज्यादा है, लेकिन इसी वजह से इसका यूज जो है वो बहुत ज्यादा irrational भी है, and somehow it has contributed to the development of linezolid resistant enterococcus cases. That is why we have restricted this antibiotic. और हमने जो गाइडलाइंस बनाई थी इनिशियली, वो अभी भी एप्लीकेबल हैं, स्पेशली अगर ओपीडी सेटिंग में पेशेंट है, तो एक जो क्विक चेकलिस्ट के तौर पे ये गाइडलाइंस काम आ सकती हैं। इसमें सबसे पहले जब पेशेंट आपके पास ओपीडी में आता है, तो you must check the cultures whether they are updated or not. So at least 72 hours में तो आपके cultures आते हैं, sometimes takes 4 to 5 days as well. But empiric option के तौर पे अगर use कर रहे हैं, तो cultures लाजमी भेजे होने चाहिए और updated cultures होने चाहिए from appropriate sites. Documented VRE infections में हम दे सकते हैं Linezolid for an appropriate duration, that is 14 days. और आईडी कंसल्ट होनी चाहिए, अगर आईडी कंसल्ट है देन इट इज जस्टिफाइड। पेशेंट दैट इज ट्रूली एलर्जिक टू vancomycin and it is not red man syndrome और सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शंस व्हिच आर ड्यू टू vancomycin, इसमें vancomycin एसोसिएटेड AKI भी हो सकता है, और इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को वैंक से फर्क नहीं पड़ रहा है, एंड फर्क नहीं पड़ने का मतलब है कि आपने उसकी मैक्सिमम डोज दी है, आपने प्रॉपर टीडीएम किया है, ये ना हो कि आप टीडीएम भी नहीं कर रहे, आप मैक्सिमम डोज भी नहीं बढ़ा रहे और आप कह रहे हैं कि पेशेंट को थेरेपी से फर्क नहीं पड़ रहा। एंड एमटीबी विच सॉरी एमडीआर-टीबी के अंदर इसका यूज है एज अ सेकेंड लाइन ऑप्शन, और उसके अंदर ये बीडी में नहीं, ये वंस डेली जाती है। सो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स में हमारे पास आ जाते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स, जो कि डीएनए को टारगेट करें, एंड देन मेट्रोनिडाजोल, जिसका जो है फ्री रेडिकल प्रोडक्शन के थ्रू इफेक्ट आता है। क्विनोलोन्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाली ऑप्शन है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवो एंड मॉक्सी, जो इनहिबिट द बैक्टीरियल टोपो आइसोमरेज, जो कि डीएनए सिंथेसिस के लिए जरूरी है। दे हैव एक्सेलेंट बायोअवेलेबिलिटी, इसकी वजह से अक्सर आईवी टू ओरल स्विच में दीज ऑप्शंस आर यूज्ड। एंड अगर हम रेस्पिरेटरी क्विनोलोन्स की बात करें, तो हमारे पास आती है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, बिकॉज इट हैज अ वेरी गुड पेनिट्रेशन, एंड एनारोबिक कवरेज भी इसकी अच्छी है, एंड इट इज ऑल्सो एक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास। और अगर हम रेस्पिरेटरी के अलावा जो दूसरे हैं ऑप्शंस, जैसे कि सिप्रो है और लीवो है, तो इनको भी यूज कर सकते हैं। तो अगर दूसरे क्विनोलोन्स की बात करें, जिसमें सिप्रो है और इसके अलावा हमारे पास जी सिप्रो है, इट हैज बेटर स्किन एंड बोन पेनिट्रेशन। सो लीवोफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सी, हम इनको इसीलिए रेस्पिरेटरी क्विनोलोन्स कहते हैं ड्यू टू बेटर लंग पेनिट्रेशन, एंड सिप्रो जो है ये ज्यादातर बोन्स के इन्फेक्शंस में भी यूज हो रही होती है और स्किन के इन्फेक्शंस में। एडीआर्स की अगर बात करें, तो क्विनोलोन्स जो हैं ये जो है टेंडनाइटिस कराते हैं बच्चों में, तो टेंडन रप्चर का रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसके अलावा प्रेगनेंसी में ये हम प्रेफर नहीं करते। सो मेट्रोनिडाजोल इज वन ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो कि एनारोबिक कवरेज है, जिसकी और बहुत अच्छी एनारोबिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एनारोबिक कवरेज है, और कुछ प्रोटोजोआ को भी ये कवर करती है, एंड इट हैज गुड ओरल बायोअवेलेबिलिटी, इसलिए इसका आईवी टू ओरल स्विच काफी अच्छा है।
और इसके अलावा जो है ये इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस में हम अगर हमें एडिशनल या एब्सेसेस हो जाती हैं, जैसे ब्रेन एब्सेस है, लिवर एब्सेस है, उसमें हम और बैक्टीरियल वेजिनोसिस के केसेस में हम यूज करते हैं। लेकिन प्रोलॉन्ग थेरेपी ऑफन लीड्स टू पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और ये इसका एक कॉमन एडीआर है। और इसके अलावा जो मेटालिक टेस्ट होता है वो भी ये कराता है। सी डिफ में नो लॉन्गर फर्स्ट लाइन ऑप्शन, इट इज एन alternate and not preferred unless you have no option. मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं सल्फोनामाइड्स। और सल्फोनामाइड्स आपकी टारगेट करते हैं फोलेट सिंथेसिस को, बिकॉज बैक्टीरिया नीड फोलिक एसिड एंड दे टारगेट द फोलिक एसिड पाथवे। सो सल्फोनामाइड्स के अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा यूज होने वाली ड्रग है सेप्ट्रॉन, एंड इट कवर्स मर्सा। ओरल ऑप्शन अच्छी है, इसीलिए हम ओरल ऑप्शन मर्सा के तौर पे इसको कंसिडर करते हैं। इसके अलावा जो है पीसीपी के अंदर इसका रोल है, इट इज कंसिडर्ड एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर पीसीपी, स्पेशली जो आपके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं। इसके अलावा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है स्टेफ स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और हेमोफिलस के लिए। और यूटीआईज में इसका काफी रोल है, स्पेशली सिस्टाइटिस में 3 days थेरेपी, 5 days थेरेपी। तो काफी ज्यादा ये यूटीआईज में भी यूज की जाती है, और अक्सर जो रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं उनमें इसीलिए लॉन्ग टर्म प्रोफिलैक्सिस के तौर पे यूज की जाती है। अब ये कुछ टेबल्स हैं जो कि याद दहानी के लिए हैं, जैसे अ, हमें पता है कि तमाम एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती हैं, ड्यू टू आइदर लार्ज मॉलिक्यूलर वेट, ड्यू टू हाइड्रोफिलिसिटी, प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है, कोई और रीजन हो सकती है। तो इसलिए अक्सर जब मेनिंजाइटिस जो कि नॉन रिस्पॉन्डिंग हो टू आईवी थेरेपी, तो हम इंट्राथीकल की तरफ मूव करते हैं। एंड ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो हम इंट्राथीकल रूट के थ्रू देते हैं, और ये उनकी डोजेस मेंशन्ड है। कुछ कॉमन एडीआरस हैं जो आपको याद होने चाहिए, इसमें निमोनिक्स भी गिवन है, जैसे कि क्विनोलोन्स, सल्फोनामाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स फोटोटॉक्सिसिटी कराते हैं। आपके P450 इनहिबिटर्स में आ जाता है क्लोरामफेनिकोल, मैक्रोलाइड्स, एजिथ्रोमाइसिन के अलावा तमाम मैक्रोलाइड्स, सल्फोनामाइड्स। सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो है ये तमाम एंटीबायोटिक्स करवाती हैं, लेकिन जो कॉमनली इम्प्लीकेटेड है उसमें हमारे पास एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, क्लिंडामाइसिन और लिंकोमाइसिन है। QT interval prolongation में macrolides and sometimes quinolones as well. ब्लड ग्लूकोज अल्टरेशंस में क्विनोलोन्स हैं। रीनल फेलियर में तो बहुत सी एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि आपके पास आगे फर्दर नेफ्रोटॉक्सिसिटी में है एसाइक्लोवर, एम्फोटेरिसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, वैंकोमाइसिन, कोलेस्टिन। लेकिन स्टीवन जॉनसन में सबसे ज्यादा कॉमनली जो है वो सेप्ट्रॉन होती है एसोसिएटेड। माइलोसप्रेशन में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसको हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट तमाम एंटीबायोटिक्स करवाती हैं किसी हद तक, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमनली एसोसिएटेड हमारे पास एडीआरस आते हैं उसमें लनाजुलिड है, वैंक और टीजीसाइक्लिन है। इसमें जो है वो टीकोप्लानिन भी अक्सर केसेस रिपोर्ट होते हैं। एम्फोटेरिसिन के इन्फ्यूजन रिएक्शंस बहुत ज्यादा रिपोर्ट होते हैं, जबकि हाइपोकेलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया और नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी ये कराती है। You must remember these antibiotics which do not require renal dose adjustment. तो ये तमाम एंटीबायोटिक्स जो हैं ये रीनली एक्सक्रीट आउट नहीं होती हैं, इनका प्रोबेबली जो है वो रूट जो है वो डिफरेंट है अदर देन द रीनल रूट। सो ऑल द एंटीबायोटिक्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर रीनल डोज एडजस्टमेंट, ये निमोनिक इसमें ऐड किया गया है, ये आपकी याद दहानी के लिए। और एंटीबायोटिक्स जिनकी एटिपिकल कवरेज है, so atypical bacteria are the ones which do not have a cell wall, and they are very difficult to grow on the petri plate, and they take very long time to grow, so special conditions required होती हैं इनके लिए। नॉन कल्चरेबल भी इनको कहा जाता है। तो 3 ही क्लासेस हैं जो कि इनको कवर करती हैं। इसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं एंड एजिथ्रोमाइसिन है, जैसे कि मैक्रोलाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स। स्यूडोमोनास के अगेंस्ट भी तमाम एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं है, इसलिए इनको भी याद रखना जरूरी है, ये आपके फिंगर एंड्स पे होनी चाहिए। इसमें हमारे पास ब्रॉडली स्पीकिंग कार्बापेनम्स हैं, पेपरसिलिन, टेजोबैक्टम है, सेप्टाजिडीम है सेफेलोस्पोरिन्स में, सेफेपाइम है 4th जनरेशन में, एमिकेसिन है, जेंटामाइसिन है, क्विनोलोन्स में सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, कोलिस्टिन है। एनारोबिक कवरेज जो है जिन जिन एंटीबायोटिक्स की है वो आपको लाजमी याद होनी चाहिए, और किन इन्फेक्शंस में हमें एनारोबिक कवरेज चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए।
फिर डुअल एनारोबिक कवरेज किन कंडीशंस में चाहिए, जैसे कि नेफ्रोटाइजिंग फिशाइटिस है, इसमें हमें दो एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं, जैसे कार्बापेनम्स के साथ अक्सर क्लिंडामाइसिन जाती है। डुअल एनारोबिक कवरेज बिकॉज स्ट्रेप्टोकोकल जो टॉक्सिन्स हैं उसके लिए हमें क्लिंडामाइसिन ऐड करना जरूरी है, और कार्बापेनम्स हम ऐड करते हैं फॉर एनारोबिक कवरेज एज वेल एज दी एंटी सूडोमोनल कवरेज। इसके अलावा लिवर एब्सेस में डुअल एनारोबिक कवरेज जारी होती है, हम अक्सर पेप्टाइड्स के साथ जो फ्लैजिल ऐड कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स व्हिच आर एक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास, ये हो गया है, सॉरी। So there are antibiotics which only cover gram positive and which only cover gram negative, तो ये आपको याद होनी चाहिए। और इसके अलावा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मस्ट नॉट यूज एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशंस के अंदर है वैंक और सिफेजलिन, क्योंकि दोनों ग्राम पॉजिटिव को कवर करते हैं। तो सिफेजलिन या तो आप खाली सिफेजलिन यूज करें या खाली वैंकोमाइसिन यूज करें, और अगर MSSA है देन गो फॉर सिफेजलिन। वैंकोमाइसिन प्लस लेनाजोलिड को यूज करने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि दोनों ग्राम पॉजिटिव को कवर करती हैं और लेनाजोलिड की ज्यादा बेहतर कवरेज है। सो इफ इट इज वैंकोमाइसिन ससेप्टेबल इन्फेक्शन देन गो फॉर वैंकोमाइसिन एंड अवॉइड लेनाजोलिड। Tigecycline and linezolid both cover gram positive and MRSA. Tigecycline plus vancomycin दोनों ग्राम पॉजिटिव और MRSA को कवर करते हैं। एनारोबिक कवरेज की डुप्लीकेशन को भी अवॉइड करना चाहिए, अनलेस जो एक्सेप्शंस मैंने आपको बताई हैं पिछली स्लाइड में। कार्बोपेनम्स पेप्टाइड्स के साथ बीटा लैक्टम कॉम्बिनेशन, दोनों जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, दोनों की ब्रॉड ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी है। इसके अलावा बीटा लैक्टम्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स, इसमें एक एक्सेप्शन है आपका कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया, जिसमें अक्सर हम लियोफ्लॉक्सासिन के साथ पेनिसिलिन यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये अवॉइड किया जाता है। दो बीटा लैक्टम्स एक्सेप्ट फॉर द एक्सेप्शंस जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन की हैं। मेट्रोनिडाजोल एंड क्लिंडामाइसिन दोनों एनालॉग्स को कवर कर रहे हैं, तो इसलिए अवॉइड करने चाहिए। Assalamualaikum. My name is Yasin Shehzad and I'm a clinical pharmacist working at Shifa International Hospital. The next topic that I will be going to cover is antifungals, and this is the topic that is,